गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज रिफ्लेक्शन, जहां पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर फॉर क्लास 11th यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, जो आपका एक मेजरमेंट चैप्टर है उसका एक सब पार्ट होता है यूनिट्स एंड डायमेंशन, जिसको आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल एंड derived यूनिट्स, इनको हम लोग स्टडी करेंगे। इसके अलावा आपके जो मेजरमेंट सिस्टम्स होते हैं उनको, और डायमेंशंस या डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, क्यों हम इसका यूज़ करते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और एक आपका होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इन चार चीज़ों को हम लोग आज स्टडी करेंगे, फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट्स को, डायमेंशनल एनालिसिस को, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। इन चार चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, यूनिट्स एंड डायमेंशन। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं या हम लोग जानते हैं यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिक्स को स्टडी करने के लिए या वेरियस फिनोमेना जो हमारे चारों तरफ होते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट में, उनको स्टडी करने के लिए हमें अलग अलग क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है। और किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमें एक यूनिट की ज़रूरत होती है, क्योंकि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक होता है उसका मैग्नीट्यूड का मतलब हो जाता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड प्लस उसकी यूनिट जिसमें हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एन एंड यू। यू कैन से एन यू, एन का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड को हम लोग कह सकते हैं, और यू जो होता है वो आपकी यूनिट होती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करिए, जैसे अगर हम कहें किसी भी ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहला आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि 5 है, और दूसरा आपका किलोग्राम है जो कि आपकी क्या है, मास की यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं हिस्ट्री के बारे में कि हम लोग जो ये यूनिट्स पढ़ते हैं ये कैसे आपके इवॉल्व हुई या कैसे डिराइव होती हैं, या कैसे हम लोग इनको मॉडर्न सिस्टम में पढ़ते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी साइंस प्रोग्रेस करती है या डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डिस्कवरी होती है या खोज की जाती है, और उनकी यूनिट्स दी जाती हैं, और अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम्स को यूज़ किया जाता था। फिर उसके बाद आपका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या कह सकते हैं एसआई सिस्टम, जिसका हेड ऑफिस या ये कह सकते हैं कि जिसका सेंटर जो है वो आपका फ्रांस में है, पेरिस के पास, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स। ठीक है ना, वो फ्रांस में है। उन्होंने पूरे वर्ल्ड की मेज़रमेंट सिस्टम को एक जैसा करने के लिए, ताकि जो आपकी डिफरेंशिएशंस आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं अलग अलग यूनिट्स में या अलग अलग सिस्टम्स में, उनको कवर करने के लिए आपके एक ब्यूरो बनाया है जिसका नाम रखा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स, जिसका हेड ऑफिस आपका फ्रांस में है। ठीक है ना, उन्होंने एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया जिसे हम लोग कहते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके पहले कई अलग अलग सिस्टम यूज होते थे, जैसे एक आपका होता था सीजीएस सिस्टम, एक आपका होता था एफपीएस सिस्टम, फिर आपका आया एमकेएस सिस्टम। ये जो आपका एमकेएस सिस्टम है यही आपका एक तरीके से एसआई सिस्टम होता है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, अलग अलग यूनिट को मेज़र करने के लिए अलग अलग यूनिट्स यूज़ की जाती हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को। जैसे सीजीएस सिस्टम में सी जो होता है ये आपका सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है, और सेंटीमीटर
जो होता है ये लेंथ को मेज़र करता है। उसी प्रकार से ग्राम जो होता है ये आपका मास को रिप्रेजेंट करता है, और जो एस होता है ये टाइम। सेम इसी प्रकार से एपीएस सिस्टम में ये आपका एफ का मतलब होता है फुट, ये रिप्रेजेंट करता है आपके लेंथ को। पी का मतलब होता है पाउंड, ये आपको रिप्रेजेंट करता है मास को। और टाइम सेकेंड जो है वो आपका टाइम को रिप्रेजेंट करता है। एमके सिस्टम में मीटर, के मतलब केजी, एस मतलब सेकेंड, ये आपका मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, किलोग्राम आपका मास को रिप्रेजेंट करता है, और सेकेंड जो है वो आपके टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ये अलग अलग सिस्टम्स अलग अलग जगहों पर यूज़ किए जाते थे। इसके बाद एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या एसआई सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, जो लगभग ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जाता है, ताकि मेज़रमेंट्स में एक प्रकार की सिमिलैरिटी लाई जा सके, ताकि कोई भी डिफरेंसेस ना हो सकें। तो अब आगे हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी स्टैंडर्ड होती हैं और कौन कौन सी डेराइव्ड होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स। जो हमारा आपका एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम में हमारे टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स को प्लेस किया गया है। 7 आपकी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, और इसके अलावा जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो सभी डेराइव्ड यूनिट्स होती हैं। डेराइव्ड यूनिट्स का मतलब होता है ऐसी यूनिट्स जो विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स डेराइव की जाती हैं, जिनको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वो यूनिट्स आपकी कहलाती हैं डेराइव्ड यूनिट। और फंडामेंटल यूनिट में आपकी 7 यूनिट्स आती हैं। कौन कौन? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, बाकी सभी जो होती हैं वो आपकी डेराइव्ड यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं और उनकी कौन कौन सी क्वांटिटीज़ को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं, और उनकी जो यूनिट्स होती हैं उनको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। तो उन सभी को हम लोग लिखते हैं। जैसे पहला आपका है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और आपकी लास्ट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। इसकी यूनिट, मास की यूनिट आपकी जो होती है वो आपकी होती है केजी, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट आपकी जो होती है मोल होती है। यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल में यूज़ करते हैं। ये आपकी 7 जो हैं ये आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये उनकी यूनिट्स हैं। ठीक, जितनी भी अदर यूनिट्स होती हैं वो आपकी डेराइव्ड यूनिट्स के अंतर्गत आती हैं। इनको हम लोग इन्हीं की हेल्प से डेराइव करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें डेराइव्ड यूनिट्स में, तो डेराइव्ड यूनिट्स आपकी वो सारी यूनिट्स होती हैं जिनको हम फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से डेराइव करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे अगर हमें मान लीजिए निकालना है स्पीड, है ना, तो स्पीड की हमें यूनिट को डेराइव करना है। तो स्पीड आपकी एक यूनिट होता है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसका फार्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अब देखिए 2 चीज़ें हैं, डिस्टेंस और टाइम। और डिस्टेंस आपकी एक फंडामेंटल यूनिट होती है, ठीक है ना, जिसको हम लोग लेंथ यानी मीटर में मेज़र करेंगे। और टाइम भी आपकी एक फंडामेंटल यूनिट है जिसको हम लोग सेकेंड में मेज़र करेंगे। तो डिस्टेंस की यूनिट आपकी हो जाएगी मीटर और टाइम की हो जाएगी सेकेंड। तो आपकी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो स्पीड है उसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। ये आपकी यूनिट हो गई। अब देखिए जितनी भी आपकी जो भी आपकी डेराइव्ड यूनिट्स होती हैं उनको हम लोग हमेशा फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इनको हम लोग डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से ही रिप्रेजेंट की जाती हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट्स।
अब आगे हम लोग बात करते हैं डायमेंशंस की। ठीक, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास 7 क्वांटिटीज़ होती हैं फंडामेंटल, बाकी डेराइव्ड यूनिट होती हैं। जो हमारा डायमेंशंस होता है इनको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में यूज़ करते हैं और हर यूनिट के लिए एक डायमेंशनल फार्मूला यूज़ किया जाता है। जैसे मास का डायमेंशनल फार्मूला m होता है, लेंथ का l होता है और टाइम का t, टेम्परेचर का k। हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट, जितने भी डायमेंशंस होंगे वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट A, ल्यूमिनेट इंटेंसिटी CD और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ये आपके होते हैं डायमेंशन, जो आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और डायमेंशन का मतलब होता है किसी भी यूनिट को इसके फंडामेंटल, या जो आपकी फंडामेंटल मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इनके टर्म्स में, इनकी पावर के टर्म्स में लिखना आपका डायमेंशनल कहलाता है, डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है। डायमेंशनल फार्मूला, कोई भी फार्मूला या किसी भी यूनिट को उनके बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स के पावर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना ही डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर हम इमेजिन करिए हमको रिप्रेजेंट करना है एरिया, तो हमें पता है एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू विड्थ, है ना, लेंथ इंटू विड्थ। अब देखिए लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं, लेंथ जो होती है वो भी उसकी यूनिट क्या होगी आपकी मीटर, और जो विड्थ होगी वो भी किस में होगी मीटर में। तो जब हम इसका डायमेंशनल फार्मूले में लिखेंगे तो इसका L और इसका भी L, क्योंकि दोनों ही लेंथ हैं, तो इसका आपका फार्मूला हो जाएगा क्या L स्क्वायर। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा MLT के फॉर्म में लिखते हैं। जो भी वैल्यू या जो भी फंडामेंटल यूनिट नहीं होती है या फार्मूले में यूज़ नहीं की जाती है वहाँ पर पावर 0 होती है। ठीक, और जो होती है, जैसे यहाँ पर L स्क्वायर है तो L की जगह पर 2 लिखेंगे और T की पावर लिखेंगे क्या 0। ये आपका स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन होता है किसी भी यूनिट के डायमेंशनल फार्मूले को लिखने का, राइट डाउन करने का। जैसे हम बात करें स्पीड, अभी हम लोगों ने स्पीड की एक यूनिट निकाली थी, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला यानी लेंथ L से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को T से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपका स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा LT की पावर -1, है ना। और जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा M की पावर 0 LT की पावर -1। ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला होगा। हमेशा डायमेंशनल फार्मूले जो होते हैं वो हमेशा फंडामेंटल यूनिट्स यानी मास, लेंथ और टाइम की पावर के रूप में लिखे जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो आपका होता है M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C। इस फॉर्म में जब भी कोई भी फार्मूला लिखा जाता है, किसी भी यूनिट को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। अब ये जो डायमेंशनल फार्मूला होता है इनका यूज़ बहुत होता है क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके आगे आप जितने भी चैप्टर्स स्टडी करेंगे और जितनी भी नई फिजिकल क्वांटिटीज़ आपके सिलेबस में आएंगी, सबका एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो डायमेंशनल फार्मूले बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं तो सबको याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम उसे कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें वो आता है तो हम किसी भी फंडामेंटल या डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ एप्लीकेशन भी काफ़ी होता है ना, और इस पर आपसे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की इक्वेशन में या किसी भी डायमेंशनल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड पर जो हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे यानी MLT, है ना, उनकी पावर्स हमेशा सेम होनी चाहिए। ये आपका कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यानी कहने का मतलब है कि जैसे हम कोई भी एक फार्मूला ले लेते हैं, जैसे अगर हमने लिखा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, F बराबर आपका होता है mv²/r, ठीक है ना, ये आपका फोर्स होता है। तो जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है वो ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपका F है यानी फोर्स, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा MLT पावर के टर्म्स में,
ठीक, इन सब का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो भी सेम आना चाहिए। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे या समझेंगे। हमने एग्जांपल जैसे लिया है F बराबर mv²/r, हम लोग इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, हमें सभी की डायमेंशनल फार्मूले चाहिए। ठीक, तो हमें देखिए F का मतलब होता है आपका फोर्स, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सेलरेशन L(t⁻²), ये आपकी हो गई लेफ्ट हैंड साइड, है ना। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में देखिए आपकी क्या क्या है, m का मतलब क्या हो जाएगा, मास, है ना, m का मतलब क्या हो गया, मास। ठीक, v², v मतलब वेलोसिटी यानी L(t⁻⁻1), इसका स्क्वायर अपॉन r मतलब t। सॉरी t, r मतलब आपकी रेडियस होती है तो लेंथ, है ना। अब देखिए इसको हम लोग यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए ये m इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा L² (t⁻²) और अपॉन में L। तो देखिए जब हम इसको इस L से इसकी पावर को कम करेंगे तो ये हो जाएगा mL(t⁻²). तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी आपकी डायमेंशनल फार्मूला क्या है, mL(t⁻²) और यहाँ पर क्या है, mL(t⁻²). तो देखिए यहाँ पर m की पावर 1, यहाँ पर m की पावर 1, यहाँ पर l की पावर 1, यहाँ पर भी l की पावर 1, यहाँ पर t⁻², यहाँ पर t की पावर -2। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज है यानी mLT, इनकी पावर्स हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो होता है, इसका यूज़, एप्लीकेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है, हम लोग जब डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो पहला एप्लीकेशन आपका होता है टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, है ना, या फार्मूला कह सकते हैं, इक्वेशन कह सकते हैं या फार्मूला कह सकते हैं। किसी भी फार्मूला या इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करते हैं और वहाँ पर आपका यूज़ होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्यों, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ओर आपका डायमेंशनल फार्मूला सेम आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका जो फार्मूला दिया गया है वो एकदम सही लिखा है। और अगर ये पावर्स mLT-2 या mL और t की पावर्स में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई भी डिफरेंस आता है, यहाँ पर मान लीजिए पावर 1 आ जाए और यहाँ पर 2 आ जाए, तो आपकी वो लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब होगा कि जो आपको इक्वेशन दी गई है वो आपकी इक्वेशन सही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसको ज़रूर अच्छे से समझिएगा कि कहाँ पर हम कैसे यूज़ करते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई आपके से एक इक्वेशन दे दी जाएगी, कहा जाएगा कि चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। तो चेक द करेक्टनेस के लिए हम लोग लगाएंगे, उसमें आप लिखेंगे कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन ये है, राइट हैंड साइड की डायमेंशन ये है। अगर डायमेंशन बराबर है तो इसका मतलब है कि आपका गिवन फार्मूला जो या गिवन इक्वेशन जो है वो एकदम सही लिखी हुई है। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस का सेकेंड एप्लीकेशन जो होता है वो हम लोग कहाँ पर करते हैं। पहला एप्लीकेशन अभी हमने आपको बताया टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। सेकेंड आपका आता है डिराइविंग रिलेशन बिटवीन 2 और मोर देन 2 फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डायमेंशनल फार्मूले का यूज़ करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात की जाए, हम एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। ठीक, जैसे हम आपसे कहें कि मान लेते हैं, कह दिया जाए कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, है ना, depends upon mass of the body m से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वेलोसिटी v। ठीक, अब कह दीजिए फाइंड द रिलेशन। कहने का मतलब है कि जो काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की होती है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक मास पर और एक उसकी वेलोसिटी पर। अब कहा जाए कि आपसे इसके बीच का आपको रिलेशन निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो हम लोग कैसे इसका रिलेशन निकालेंगे वो आप समझिएगा। देखिए सबसे पहले हमें जिन जिन चीज़ों के बीच में रिलेशन निकालना होता है उसको लिख लेते हैं। हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन किसके साथ, m और v, यानी मास और वेलोसिटी के साथ। तो यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे, m और v। ठीक,
अब हमें ये नहीं पता, देखिए मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है, वी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो हम इसकी एक पावर ले लेते हैं, एम की पावर ए वी की पावर पी। अब हम दोनों ओर पहले इक्वेशन हम यहाँ पर ये डाल देते हैं, ठीक। अब आपको हमने पहले भी बता रखा है कि फिजिक्स में आपका नियम होता है, जब भी हम किसी भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका हो जाएगा के एम की पावर ए वी की पावर बी, ठीक। ये आपका एक फार्मूला हो जाएगा, ठीक। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है, तो ए और बी की जो भी वैल्यू आएगी वो पुट कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा या रिलेशन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी के बीच में। अब हम करेंगे कैसे, यहाँ पर भी सिंपली वही चीज़ अप्लाई करते हैं कि दोनों ओर डायमेंशनल फार्मूलाज रखेंगे, डायमेंशनल। जैसे ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला रखिए, यहाँ पर मास का, यहाँ पर वेलोसिटी का। तो काइनेटिक एनर्जी या किसी भी प्रकार की जो एनर्जी होती है, याद रखिएगा सभी प्रकार की एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो सेम होता है। ये वर्क का भी वही होता है, क्योंकि वर्क डन ही एनर्जी होती है। तो वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है और उसकी वैल्यू होती है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ये आपका होता है डायमेंशनल फार्मूला काइनेटिक एनर्जी। हम दोनों ओर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ओर डायमेंशनल फार्मूला रखेंगे। के आपका एक डायमेंशनल लेस कांस्टेंट होता है, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं पुट करते हैं। एम की वैल्यू, एम जो है वो है मास, और मास का डायमेंशन फार्मूला होता है एम, इसकी पावर ए हो जाएगा। वी आपकी वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला होता है एल टी की पावर -1, इसकी पावर कर देंगे बी। अब दोनों ओर एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 इधर है लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये हो जाएगा एम की पावर ए एल की पावर बी टी की पावर -b, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एम एल टी -2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब एम की पावर 1 होगा, है ना। यहाँ एम की पावर ए बी और टी की पावर -b। यहाँ पर हम दोनों तरफ कंपैरिजन करा देते हैं पावर्स का। अगर हम पावर को कंपैरिजन कराएंगे, है ना, कंपेयरिंग पावर्स, तो आएगा क्या, देखिए ए, यहाँ पर m की पावर 1 है, यहाँ पर m की पावर a है, तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ l की पावर 2 है, यहाँ l की पावर b है, इसका मतलब b बराबर कितना हो गया, 2। यहाँ से भी अगर हम निकालेंगे तब भी b बराबर कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है, 2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका हो जाएगा के m की पावर a यानी m की पावर 1 और v की पावर 2, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका हो जाएगा के mv स्क्वायर। ये आपका रिलेशन हो गया। अगर हम जनरली डायरेक्टली बात करें तो एक्सपेरिमेंटली की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट से अगर हम फाइंड आउट करते हैं कभी भी, तो k की वैल्यू 1/2 आती है ना। अगर हम इसको यहाँ पर रख दें तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा ½mv²। यही आपका क्या होता है, रिलेशन होता है दो चीज़ों के बीच में, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से समझिएगा, क्या करना होता है एक बार फिर से समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जिसके बीच में रिलेशन निकालना है, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकालना है मास और वेलोसिटी के साथ, तो हम पहले प्रोपोर्शनल मास की पावर ए वी की पावर बी, दोनों को जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट के आएगा। दोनों ओर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ओर सबका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। इधर काइनेटिक एनर्जी का लिखिए, इधर मास का, इधर वेलोसिटी का, इसकी पावर ए इसकी पावर बी। इसके बाद पावर को कंपेयर करा देंगे, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। जब ए और बी की वैल्यू आ जाएगी उसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में और आपका ये रिलेशन आ जाएगा। तो ये आपका होता है डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल फार्मूले का सेकेंड एप्लीकेशन किसी भी रिलेशन को फाइंड करने के लिए। थर्ड एप्लीकेशन जो है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का, वो होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, है ना। एक यूनिट को दूसरे फॉर्म में या दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना। जैसे अलग अलग सिस्टम में एक ही चीज़ को मेज़र करने के लिए अलग अलग यूनिट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें कि एसआई सिस्टम में आप फोर्स जो होता है उसकी यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है ना। और सीजीएस सिस्टम में डाइन होता है ना। जैसे वर्क डन की बात करें, है ना, यहाँ पर जूल होती है एसआई सिस्टम में, है ना, और यहाँ पर क्या होती है, अर्ग होती है, ठीक। तो कैसे कन्वर्ट करें, यानी एक क्या कहते हैं यूनिट जो है उसकी वैल्यू दूसरे सिस्टम में कितनी हो जाती है, इसके लिए भी हम लोग डायमेंशनल फार्मूले का यूज़ करते हैं या डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। कैसे, हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो अलग अलग सिस्टम है और दोनों अलग अलग सिस्टम में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दो अलग अलग तरीके से
डिनोट किया जाता है। तो हमने अभी आपको बताया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिनोट जो होती है वो n इंटू यू के फॉर्म में होती है ना। n न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और u जो होती है वो आपकी यूनिट होती है। तो हम मान लेते हैं एक आपकी मान लेते हैं लेट, है ना, किसी पहले सिस्टम में, किसी एक सिस्टम में यूनिट जो है ना, वो आपकी u1 है ना। n1 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है एंड u1 इज द यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम, और हमें इसको कन्वर्ट करना है किसी दूसरे सिस्टम में। तो दूसरे सिस्टम को हम मान लेते हैं उसकी वैल्यू n2 है एंड u2 इज द यूनिट इन अनदर सिस्टम, ठीक। और जो पहली यूनिट है या u1 है, इसमें हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लेते हैं m1 l1 और t1, है ना। और u2 में हम लोग लेते हैं m2 l2 और t2, है ना। तो जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या डायमेंशनल एनालिसिस होता है उसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि n1 u1 जो होगा वो हमेशा n2 u2 के बराबर होता है। यानी अलग अलग सिस्टम्स में वैल्यू अलग अलग हो सकती हैं, उनकी यूनिट अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वो दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा दोनों का सेम रहता है। तो यहाँ से देखिए वैल्यू पुट करते हैं यार, तो n1 को n1 रहने दीजिए, u1 m1 l1 t1 है। जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो पावर a b और c कुछ भी हो सकता है। तो u1 हो जाएगा आपका m1 l1 t1, m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c इज इक्वल टू यहाँ m2 l2 और t2, यहाँ पर पावर a b और c, ठीक। तो हमें निकालना n2 है, n2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से n2 बराबर आपका आ जाएगा n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c अपॉन m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। या इसी को हम लोग और शॉर्ट फॉर्म में लिखें या एक फॉर्म में एक लाइन में लिखें तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा n2 बराबर n1 m1 बटे m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। इस फार्मूले का यूज़ करके हम लोग एक फॉर्म ऑफ यूनिट को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका हम लोग आपको एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि एक जूल को एक अर्ग में एक जूल को अर्ग में कन्वर्ट करिए, यानी एक जूल में कितने अर्ग हैं आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है जूल जो है ये एसआई सिस्टम है और अर्ग जो है ये आपका सीजीएस सिस्टम है, यानी हमें एसआई सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि एक जूल को अर्ग में कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट 1 जूल टू अर्ग, है ना। तो अब हमने अभी आपको बताया कि जूल जो है वो एसआई सिस्टम है और अर्ग जो है वो आपका क्या है, सीजीएस सिस्टम है। हमारा कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b और t1 अपॉन t2 पावर c। तीनों को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये आपका n1 है ना। n1 की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक। तो दूसरी चीज़ जूल जो है ये यूनिट होती है वर्क की, किसकी, वर्क की। और इसका डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो ml² t की पावर -2, ठीक। यानी ml² t की पावर -2 ये जो आपका डायमेंशनल फार्मूला है वो जूल का है ना। सेम यही डायमेंशनल फार्मूला आपका अर्ग का भी रहेगा, लेकिन केवल क्या कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये mk सिस्टम में है तो मास आपका मीटर में होगा, मास आपका किलोग्राम में होगा, लेंथ आपका मीटर में होगी और टाइम जो होगा वो आपका सेकेंड में होगा। लेकिन जब हम ये सीजीएस सिस्टम में जाएंगे तो मास m2 जो होगा वो ग्राम में होगा, लेंथ जो होगी वो सेंटीमीटर में होगी और t2 टाइम जो होगा वो सेकेंड में होगा, ठीक। अब हम इन सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमने बताया n2 बराबर लेंगे n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, यहाँ पर पावर 1 है, l1 अपॉन l2 की पावर b की वैल्यू यहाँ पर l की पावर कितनी है, 2 है, t1 अपॉन t2 की वैल्यू। अब हम देखिए जो जो यूनिट हमें यूज़ करनी है उन सभी यूनिट को प्लेस करेंगे। जैसे m1 आपका किस में था, kg में, ठीक। तो n1 की वैल्यू 1 पुट करेंगे, m1 मतलब kg अपॉन m2 मतलब ग्राम, क्योंकि kg और m1 यानी पहले सिस्टम में मास जो है वो किलोग्राम में है, दूसरे सिस्टम में मास जो है वो ग्राम में है। यहाँ
ये आपका मीटर में है लेंथ L1 और यहाँ पर सेंटीमीटर में है, इसकी पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पर सेकंड में है, यहाँ पर भी सेकंड में ही है, इसकी पावर -2 हो जाएगी। अब कन्वर्ट करिए, 1 किलोग्राम में आपके कितने ग्राम होते हैं 1000, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 1000 ग्राम अपॉन ग्राम कैंसिल हो जाएगा, एक तरीके से यूनिट सेम हो जाएंगी। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और सेकंड कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी टोटल। ठीक, तो यहाँ सेंटीमीटर भी, ग्राम भी, तो देखिए ये 100 और ये यहाँ पर स्क्वायर। ठीक, तो देखिए आपकी वैल्यू आएगी 1000 इंटू 100 का स्क्वायर यानी 10 टू द पावर 4 और ये 10 टू द पावर 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 यानी आपकी वैल्यू आएगी 10 टू द पावर 7 अर्ग। कहने का मतलब होता है कि जो आपका 1 जूल होगा एमके सिस्टम में, वो सीजीएस सिस्टम में कितने के बराबर होगा, 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ये आपका फार्मूला ज़रूर याद रखना है आपको, इस फार्मूले का यूज़ करिएगा, जो पावर है वो रख दीजिए और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपकी वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा है डायमेंशनल एनालिसिस, उसका यूज, उसका एप्लीकेशन, है ना। यहाँ पर हमने आपको 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, है ना, 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। इसको विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एंड सेकेंड क्वेश्चन आपका ध्यान रखिएगा, कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, यानी एक सर्कुलर पाथ है, उस पर कोई ऑब्जेक्ट एम मूव कर रहा है, मास, है ना, उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर, वेलोसिटी पर और रेडियस ऑफ द पाथ, है ना। तो यानी एम पर डिपेंड कर रहा है, वी पर डिपेंड कर रहा है और आर पर डिपेंड कर रहा है। तो इसकी पावर ए, बी और सी, और इसको आपको सॉल्व करना है, यानी इसका आपको रिलेशन निकालना है, फार्मूला निकालना है कि इनके बीच में फोर्स, मास, वेलोसिटी और रेशियो में क्या रिलेशन आता है। ये आप सभी लोगों का एक होमवर्क है, अगर आप ये लोग कर लेंगे तो इसका मतलब है कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। वीडियो को देखिएगा, पूरा क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, आंसर्स हमें कमेंट में लिख करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितने भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नॉलेज रिफ्लेक्शन को, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।